गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टेशनरी वेव्स के बारे में बताया। स्टेशनरी वेव्स होने के बाद में मैंने आपको उस स्टेशनरी वेव को स्टेशनरी क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, जो कि एक एनालिटिकल मेथड है। उसके बाद हमने उसी का सेकंड पार्ट देखा, जिसमें मैंने आपको एंटीनोड्स कैसे फॉर्म करना, मतलब जहां स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है वाइब्रेशन का, और जहां नोड कैसे फॉर्म करना है जहां पर एम्पलीट्यूड सबसे मिनिमम, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर हमें ये देखना है स्टेशनरी वेव के टाइप्स। अब स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। जब दो प्रोग्रेसिव वेव एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती है और वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती है, तो उनसे जो रिजल्टेंट वेव बनता है हम उसको कहते हैं स्टेशनरी वेव। तो यहां पर हमें स्टेशनरी वेव के दो टाइप्स देखने। पहला टाइप है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और दूसरा टाइप है लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। तो पहला टाइप ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, जब दो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, बट वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो उनके इंटरफेयर करने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, जो स्टेशनरी वेव बनेगा, हम उसको कहेंगे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। मतलब कि यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम ये लिखेंगे ए स्टेशनरी वेव इज फॉर्म। मतलब एक स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही है किसकी वजह से? ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ, मतलब वो दो वेव एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स। दो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे को इंटरफेयर करने की वजह से जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, और जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। दोनों प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ऐसी वेव को हम कहते हैं इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। अब इसके एग्जांपल, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन सितार, गिटार, वीणा एक्सेट्रा। ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है हम उसको ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव कहते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद में स्टेशनरी वेव का सेकंड टाइप, और वो है आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। अब ये लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव क्या होता है, ये अभी हमें यहां पर जानना है, ठीक है। ये भी स्टेशनरी वेव है, ठीक है। तो जब दो लॉन्जिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव दो अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरफेयर करेगी, और उससे जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, जो स्टेशनरी वेव बनेगा, उसको हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। मतलब इस डेफिनेशन में सिर्फ आपको ट्रांसवर्स की जगह क्या करना है, लॉन्जिट्यूडिनल ये वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ए स्टेशनरी वेव इज फॉर्म ड्यू टू the interference of किनका इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कौन इंटरफेयर कर रहा है, दो लॉन्जिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू लॉन्जिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव्स, जिनके बारे में ये लिखा है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, having same amplitude and frequency and traveling in, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, कॉल्ड एज, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल, कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसका मतलब सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, व्हेन टू ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव इंटरफेयर विथ ईच अदर, व्हेन टू transverse progressive wave interfere with each other, a stationary wave is formed which is called as transverse stationary wave, and when two longitudinal progressive wave interfere with each other and a stationary wave is formed which is called as longitudinal stationary wave। अब इसके एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं वाइब्रेशंस of an air column in an organ pipe, ठीक है। मतलब कि जो पाइप होते हैं, पाइप्स में अगर एयर कॉलम का वाइब्रेशन होता है, तो उसमें जो लॉन्जिट्यूडिनल पे, उसमें जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा, वो हमारा होगा लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव, और वो टॉपिक हमें इसी स्टेशनरी वेव में लेना है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप, ठीक है। तब मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव, वन इज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव एंड अनदर इज लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो ये अभी आपने यहां पर ध्यान में रखना है। नाउ अब इसके बाद में यहां पे अभी हमें जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। मैं यहां पे जो प्रॉपर्टीज लिखूंगा वो शॉर्ट में लिखी जाएगी, आपको पीडीएफ में वो देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में आपको जाना है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी
कि स्टेशनरी वेव हम किसको कहते हैं। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव having same amplitude and frequency, जब हमारे पास में दो प्रोग्रेसिव वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दो प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेयर विद ईच अदर, एंड अ रिजल्टेंट वेव जो उससे बनेगा हम उसको कहेंगे इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव, इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। ये सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। मतलब जब दो प्रोग्रेसिव वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो वहां पे वो एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, दो प्रोग्रेसिव वेव, और उसी से जो रिजल्टेंट वेव बनेगा हम उसको कहेंगे स्टेशनरी वेव, हम उसको कहेंगे स्टेशनरी वेव। नाउ अब यहां पर ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर हम ये कहेंगे the points at which vibration has maximum amplitude, मतलब जिन पॉइंट्स पे वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उन पॉइंट्स को हम कहते हैं आर कॉल्ड एंटीनोड्स, यानी कि ए पॉइंट्स, ठीक है। मतलब जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, एंटीनोड्स पॉइंट, यानी कि ए पॉइंट। मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के बाद वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको कई पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। स्टेशनरी वेव में जहां जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है हम उसको कहते हैं एंटीनोड, और जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है हम उसको कहते हैं नोड। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, द पॉइंट्स एट विच वाइब्रेशन हैज मिनिमम एम्पलीट्यूड, मतलब जहां पर एम्पलीट्यूड क्या रहता है, मिनिमम रहता है, आर कॉल्ड नोड्स, आर कॉल्ड नोड्स। मतलब जहां एम्पलीट्यूड मिनिमम है उसको हम कहते हैं नोड्स, यानी कौन से पॉइंट्स, एन पॉइंट्स, ठीक है। मतलब जहां स्टेशनरी वेव फॉर्म हुआ वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जिस पॉइंट पे हम उसको एंटीनोड पॉइंट कहेंगे, और जहां पर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा हम उस पॉइंट को कहेंगे नोड्स, यानी कि एन पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में ये ध्यान में रखना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्टेशनरी वेव का पिक्टोरियल व्यू बताया, उसमें मैंने आपको बताया था कि नोड और एंटी नोड्स जो है वो एक दूसरे के बाद आते हैं, मतलब दे आर अल्टरनेटली सिचुएटेड। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बताइए, नोड्स एंड एंटी नोड्स आर अल्टरनेटली सिचुएटेड, मतलब कि वो एक दूसरे के बाद आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज में आपको लिखना है। इसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि हर दो सक्सेसिव नोड्स के बीच और हर दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा λ/2 होगा,
यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, एक के बाद एक आने वाले दो नोड पॉइंट यानी एन पॉइंट, या एक के बाद एक आने वाले दो एंटी नोड पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा लैम्बडा बाय 2 होगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्बडा बाय 2। ये ध्यान में रखना है आपने। किसी भी दो सक्सेसिव नोड या एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा लैम्बडा बाय 2 होगा। देन what is the distance between node and its adjacent antinode? ये भी मैंने उस दिन आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव में बता दिया था। The distance between node and its adjacent antinode, that means एक नोड और उसी को लग के जो होगा एंटीनोड, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा हमेशा वो डिस्टेंस होगा आपका, यहां पर मैं लिख रहा हूं दैट इज लैम्बडा बाय 4। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव the distance between a node and its adjacent antinodes is lambda by 4। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 4, या उल्टा भी आप कह सकते हैं रिवर्स, एक एंटी नोड और एक एडजेसेंट नोड उसके बीच का भी डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 4। समझ में आ गया? ये आपको इसमें ध्यान में रखना है ना। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था स्टेशनरी वेव जब फॉर्म होती है तो मैंने आपको ऐसा व्यू दिखाया था। ये एक प्रोग्रेसिव वेव, ये दूसरा प्रोग्रेसिव वेव, लाइक दिस। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो प्रोग्रेसिव वेव से एक स्टेशनरी वेव जब बनता है तो वहां पे लूप फॉर्मेशन होता है, एक क्लोज लूप फॉर्म होता है। मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे? इन ए स्टेशनरी वेव ए क्लोज लूप इज फॉर्म between two adjacent nodes। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। क्लोज लूप फॉर्म होगा हर दो नोड के बीच में हमेशा। देखिए, ये दो नोड के बीच में एक क्लोज लूप फॉर्म हुआ, ये दो नोड के बीच में क्लोज लूप फॉर्म हुआ, ये दो नोड के बीच में क्लोज लूप फॉर्म हुआ। मतलब हर दो क्लोज लूप के बीच में क्या होगा? एक नोड, एक लूप फॉर्म होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अ क्लोज लूप इज फॉर्म बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, अब नोड पे एम्पलीट्यूड हमेशा मिनिमम रहता है, यानी 0 हुआ है एम्पलीट्यूड, और लूप में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है 1। मतलब हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इन ए क्लोज लूप, एक सिंगल क्लोज लूप में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो वैरी होती है, वैरीज बिटवीन 0 एंड a। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब एक तो एक क्लोज लूप में वैल्यू होगा 0 एम्पलीट्यूड का, या फिर होगा a। ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो 0 और a के बीच में होगी। ये भी मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर हम क्या जानेंगे? प्रेशर एंटीनोड्स और प्रेशर नोड्स क्या होता है उसके बारे में अभी हमको यहां पर जानना है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इन ए स्टेशनरी वेव
रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है, मिनिमम है, एंड प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एट सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के बाद में जहां पर डिस्प्लेसमेंट कम है बट प्रेशर मैक्सिमम है, ऐसे पॉइंट्स को हम कह सकते हैं आर कॉल्ड प्रेशर एंटीनोड्स। क्या कहेंगे हम उनको, प्रेशर एंटीनोड्स। ध्यान में रखिए, स्टेशनरी वेव में जहां रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है और प्रेशर जहां पे मैक्सिमम है, हम ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं प्रेशर एंटीनोड। और इसी का रेसिप्रोकल रिवर्स लेना है, जहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है बट प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रेशर नोड। तो हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इन ए स्टेशनरी वेव when resultant displacement is minimum, sorry, resultant displacement is maximum and pressure is constant. ठीक है, at certain points, ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है at certain points are called, हम उनको कहते हैं are called प्रेशर नोड्स। ठीक है, मतलब जहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है जिन पॉइंट्स पे, उन पॉइंट्स को स्टेशनरी वेव में कहा जाता है प्रेशर नोड्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो हमें यहां पर पढ़नी है। ठीक है, वो बेसिक डेफिनेशंस जो है वो अभी मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम n लिखते हैं। ठीक है, स्टेशनरी वेव जब फॉर्म होती है तो वहां पर वाइब्रेशन अगर मिनिमम लेवल होता है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होती है। ठीक है, मतलब अगर वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी बहुत ही मिनिमम है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम यहां पर ये लिखेंगे द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस in a closed loop is called as fundamental frequency. And it is denoted by n. ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से स्टेशनरी वेव वाइब्रेट होगी वो ध्यान में रखना है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहां पर आपको ध्यान में रखना है ओवरटोन्स। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी से, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में अगर वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी हाइयर है तो उस नेक्स्ट हाइयर फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है ओवरटोन। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिखेंगे द नेक्स्ट हाइयर फ्रीक्वेंसी
ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद में जो भी आप हायर फ्रीक्वेंसी नोट लेते हैं हम उसको कहते हैं इज कॉल्ड एज ओवरटोन। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद में जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको कहते हैं ओवरटोन। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ओवरटोन रहेगा तो हम उसको 1n कहेंगे, n1। सेकंड ओवरटोन रहेगा तो n2 होगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है आपने। और यहां पर ये भी ध्यान में रखना है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल जो होता है हम उसको भी क्या कहते हैं, ओवरटोन कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव का टॉपिक।